आज का विषय है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना, बहुत ही पुराना शहर माना जाता है। हालांकि पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही है। आज के पाकिस्तान के सिंध में 2600 ईसा पूर्व के आसपास इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों के साथ साथ चित्रकारी, मूर्तियां, मुद्राएं, अनेक अन्य चीजों के अवशेष भी हमें मिली है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे हम आज रहते हैं वैसे वे भी लोग घरों में रहा करते थे और खेती किया करते थे। ये तो आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नाम का पूरा स्थल है, जबकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला है, वहाँ एक है नदी जिसका नाम है सिंधु नदी। उसके दाईं ओर है मोहनजोदड़ो नाम का शहर। आज हम मोहनजोदड़ो शहर के बारे में और अधिक जानेंगे। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि हमारे उस समय के देश में मोहनजोदड़ो नाम का जो शहर है वो सबसे अधिक विकसित और बहुत ही ज़्यादा समय से आगे चलने वाला शहर हुआ करता था। इतना ज़्यादा विकसित शहर था कि वो आज के शहरों से मेल खाती है, आज के शहरों से बहुत ज़्यादा मेल खाती है। उस समय एक मुख्य सड़कों के दोनों तरफ घर हुआ करते थे और घरों के बीच की जो गलियां होती थी परस्पर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहने का मतलब कि जो गलियां होती थी वो सभी मेन रोड के ऊपर आकर मिलती थी और वे बिल्कुल सीधी मिलती थी, 90 डिग्री के कोण पर मिलती थी। ऐसा नहीं कि कोई गली तिरछी आ रही है, कोई आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से आ रही है कोई गली, ऐसा नहीं होता था। गली बिल्कुल सीधी होती थी और जितनी भी गलियां थी एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटती थी, सीधी आकर मिलती थी। और सभी गलियां आखिरकार किसमें आकर मिलती थी? मुख्य रोड पर, जो मुख्य सड़क होती थी उसमें। और उस समय जो मोहनजोदड़ो के समय जो लोग होते थे वो कई तरह की पूजा पाठ करते थे। जैसे वो वहाँ से हमें बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे इसमें से सबसे मुख्य मूर्ति जो फेमस मूर्ति है नृत्य करती महिला का मूर्ति है वहाँ पे, नर्तका का। और उस समय लोग पूजा किया करते थे पशुपतिनाथ की। जो तुमने देखा इसे दो भागों में विभाजित किया गया था। एक छोटा हिस्सा शहर के पश्चिम में ऊंचे हिस्से पर बनाया गया था जिसे दुर्ग या पश्चिमी टीला कहा जाता है, और शहर का शेष बड़ा हिस्सा दुर्ग की तुलना में पूर्व में निचले हिस्से में बना था जिसे पूर्वी टीला या निचला हिस्सा कहा जाता है। ठीक है। और दुर्ग को पक्की दीवारों से घेरा तो गया ही था, साथ ही ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बनी थी, क्योंकि उस समय शायद इसमें वीआईपी लोग रहते थे, जैसे राजा, पुरोहित, मंत्री आदि ये लोग रहते थे। और एक और खास बात यह है कि उस समय ईंटें भी बनाते थे वो खुद से, और ईंटों ना एकदम ईंटें जो थी नपी तुली थी एकदम, उनका एक निश्चित अनुपात था, वो था 1:2:4, मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का जो रेशो था वो 1:2:4 था। ठीक है। और अब आगे बात करें अगर हम, तो लोथल को छोड़कर जितने भी घर थे ना वहाँ पे, उन सभी का दरवाजे जो थे, घरों के दरवाजे गलियों में खुलते थे, ना कि सड़कों पर। सुरक्षा की दृष्टि से ये शायद किया गया होगा। और शहर में जो नालियाँ थी, जो अंडरग्राउंड थी, आपको पहले बताया मैंने, भूमिगत थी। सोचो उस जमाने में नालियां भूमिगत थी। आज भी तुम बाहर निकलो तो तुम्हें कुछ नालियां ऐसे खुली मिल जाएंगी बहती हुई, लेकिन उस समय अंदर जमीन के अंदर से बहती थी। हर घर के साथ नालियां होती थी। मतलब यह कि ग्रिड पद्धति में नालियां जो थी बनाई गई थी। पहले नालियों का निर्माण किया हो गया, उसके साथ साथ उसके अगल बगल में बाद में घर का निर्माण किया गया होगा। ठीक है। शायद घर जो थी वो बहुमंजिला होते थे, मतलब कई सारी इसमें इमारतें होती थी, मल्टी स्टोरी थी। तो आज हम इस क्लास को थोड़ा सा स्पेशल बनाते हुए मोहनजोदड़ो को अपनी आंखों से देखते हैं। हालांकि हमें उस समय की भाषा और उस समय की लिपि अभी भी ज्ञात नहीं है, अभी भी हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन जो प्राप्त साक्ष्य हैं उससे इसका अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे, शहर की दिखावट कैसी थी। ठीक है। तो हम आज कल्पना के सागर में जाकर देखते हैं अपनी आंखों से मोहनजोदड़ो का शहर। मोहनजोदारो का रंग ढंग आमरी से भिन्न है। शायद घर जो थी वो बहुमंजिला होते थे, मतलब कई सारी इसमें इमारतें होती थी, मल्टी स्टोरी थी। और क्योंकि घरों में जो है ना सीढ़ी मिली है, घरों में आंगन थे। चलो एक बार ना एक घर के नक्शे को समझते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा घर कैसे हुआ करते थे। सबसे पहले देखो घर में क्या होता था, घुसते ही तुम्हें एक आंगन मिलेगा। तो ये देखो ये आंगन के चारों ओर कमरे और एकांत की चाह वाले लोग थे ये लोग। तो मुख्य द्वार ऐसे होते थे
कि गली के बाहर से सीधा अंदर ना देख सके, इसलिए वहाँ सामने एक दीवार होती थी और दीवार के पीछे आंगन, आंगन के चारों तरफ घर हुआ करते थे। ठीक है, और भूतल के घरों में खिड़कियां नहीं होती थी, ये बात भी खास बात है। ठीक है, और उनके आसपास घर होते थे, मतलब कमरे हुआ करते थे। अब बात करते हैं दुर्ग की। हाँ देखो, यहाँ अनेक विशिष्ट संरचनाएं यानी कि स्ट्रक्चर मिले हैं। माल गोदाम यानी कि वेयर हाउसेस भी मिली है, ये सबसे बड़ी संरचना है वहाँ की। ये वेयर हाउसेस थे ना, इनके निचले हिस्से तो ईंटों से बने थे, लेकिन इनके जो छत थे शायद लकड़ी के बने थे, क्योंकि वो अब मिलते नहीं है, वो नष्ट हो गए हैं। घरों के आंगन में विशाल आयताकार स्नानागार थे, जहाँ कोई विशेष आयोजन जैसे कि शाही स्नान आदि हुआ होता होगा उस समय। यह आंगन जो था उसके चारों ओर गलियारा होता था। इस आंगन में स्नानागार के चारों ओर गलियारा होता था। इसका आधार जिप्सम से बना था। सोचो उस समय जिप्सम से बना हुआ था, ताकि पानी ना सोख न ले, पानी उस पर रहे। और इस स्नानागार के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां थी। इसमें से एक किनारे से जल निकासी की सुविधा भी थी। ठीक है, ये देखो। अब बात करते हैं हम इस पूरी सभ्यता के बारे में और एक अलग ही मोड़ से इसको समझते हैं। जैसे कि शवाधान। शवाधान का मतलब शव जो थे, जो कब्रिस्तानों में शव थे, उसके साथ किस तरह से, क्योंकि जो पुरातात्विक लोग होते हैं ना, पुरातत्वविदों ने जब इनकी खुदाई की तो उससे भी कई सारी जानकारियाँ मिलती है कि कैसे लोग रहते थे, और जब उनकी मुर्दों को निकाला जाता है, शवों को निकाला जाता है, तो वहाँ से किस तरह की चीज़ें मिलती है, तो उससे भी बहुत सारी बातें पता लग जाती है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब ही क्या होता है बताओ? हाँ, मुर्दों का टिला बताया था पहले। तो 1980 में हुए उत्खनन से, जो हाल ही में हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ, पाया कि पुरुष की जो खोपड़ी होती है उसके पास ज़्यादातर 3 छल्लों के मनके, जैस्पर एक रत्न होती है, जैस्पर के बने मनके मिले हैं, ये सब मिले हैं। कहीं कहीं तो तांबे का दर्पण भी मिला है, जो मेढ़ होता है ना, वो भी मिला है। और एक बात और भी पता लगी कि शायद उस समय ना वो बहुमूल्य वस्तुओं को, जो कीमती वस्तुएं होती थी, वो शायद उसके साथ नहीं दफनाते थे। ऐसा दफनाना उन्हें शायद पसंद नहीं था। ठीक है, और कई सारी वहाँ पे विलासिता की वस्तुएं, विलासिता का मतलब समझते हो ना, ऐसी चीजें जो अपने मजे करने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है, दिखावा करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं विलासिता की वस्तुएं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी मिली हैं जो शायद विलासिता के लिए यूज की जाती होंगी। जैसे बहुत सारी दिखावी सजावटी चीजें मिली हैं। मृद भांड जो होती है, मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं, मिट्टी की बनी हुई बर्तन मिले हैं। वैसे बहुत सारी चीजों को हम ये पहचान नहीं कर सकते कि वो शायद विलासिता की वस्तु थी या आवश्यक वस्तु थी। कई सारी चीजों को हम नहीं कर सकते। तुम जब बुक पढ़ोगे अपनी एनसीईआरटी की, तो उसमें इस बात को अंडरलाइन करके पढ़ लेना एक बार कि कौन कौन सी चीजें मिली हैं वहाँ पे विलासिता के तौर पर। ठीक है, जैसे काली बंगन है। काली बंगन में तो मिलता ही नहीं था जल्दी से कोई ऐसी विलासिता की वस्तु है। एक ना फेयंस नाम की एक चीज होती है, बहुत ही फेयंस नाम की एक ना पदार्थ होती है, उससे बने हुए जो वस्तुएं होती हैं वो काफी महंगी होती है और उसको बनाना काफी मुश्किल होता है। तो शायद ये हो सकता है कि ये इससे बने हुए जो बर्तन है वो क्या रहा हो, बहुत ज्यादा विलासिता की वस्तु रहा हो, फेयंस से बना हुआ बर्तन। ठीक है, क्योंकि इसे घीस कर, बालू से, रेत से रंग करके काफी सारा काम करना पड़ता था। यदि हम पूरा वस्तुओं का ना अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं जो थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इन जैसी वस्तुओं पर केंद्रित थी। छोटी बस्तियों में या निचले हिस्से में बहुत मुश्किल से ही मिलती थी कभी कभार, जैसे कि लोथल में तो मिला ही नहीं है कोई सा भी। और ये लोग शिल्प उत्पादन भी करते थे। शिल्प उत्पादन मतलब तांबा, कांसा, सोने, चांदी जैसी शंख और इन फ्योन से पकी बर्तन, मिट्टी, इन सब से क्या बनता था, मनके बनते थे। तुम देखोगे अपने एनसीईआरटी की बुक में तो ये चित्र तुम्हें दिख जाएगा। इसमें पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि किस किस चीजों का उस समय वो शिल्पकारी करते थे। ठीक, अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। जैसे काली बंगन से मैंने पहले ही बताया था, चूड़ियां मिली हैं। यदि आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी है तो वो एक बार देख लीजिएगा। थोड़ी सी उसमें साउंड की दिक्कत आती है, वॉइस की शायद आपको समझ नहीं आए, लेकिन आप उसमें अगर हेडफोन का यूज करेंगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान या भारत से ही संबंधित नहीं थे। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो वो अरब देशों से, अरब की छोड़ में जो सबसे उधर ओमान देश है, जो आज, जिसे पहले मगान शायद कहा जाता था, तो उससे भी कुछ बहुत सारी चीज़ों का लेना देना होता था। कई सारे व्यापार होते थे, कई सारी चीज़ों का आवागमन होता था। ये भी एक बड़ी बात है उस समय के टाइम में। और शायद क्योंकि बैलगाड़ियों के कुछ मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं बैलगाड़ियों के, शायद वो बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते होंगे परिवहन के लिए।
अगर हम बात करें उनकी लिपि की, तो लिपि एक रहस्यमय लिपि कह सकते हैं इसको, क्योंकि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और क्योंकि शायद ना कोई वर्णमाला नहीं थी उनकी कि उसमें इतने अक्षर हो। सबसे लंबा जो अभिलेख मिला है उसमें जो चिन्ह है टोटल 26 चिन्ह मिले हैं सबसे लंबे अभिलेख में अभी तक। लेकिन कह नहीं सकते कि 26 ही वर्णमाला उनके चिन्ह थे, ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि इनकी संख्या कहीं ज्यादा थी। 375 से 400 के बीच अलग अलग तरह की हमें चिन्ह मिले हैं देखने को, और उन चिन्हों को पहचान पाना बहुत मुश्किल है, जो अभी तक हम नहीं पहचान पाए हैं। और शायद ये कैसे लिखा जाता था इसको शायद दाईं से बाईं ओर। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। किस किस चीजों पर लिखावट मिली है इनको नोट करना आप। मुहरों पर, तांबे के औजार, मर्तबानों के अमवंट जो होते हैं, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, मिट्टी से बनी हुई छोटी छोटी स्लेट जैसी चीजें, आभूषण, अस्थि छड़े, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट भी मिला है। ऐसी बहुत सारी चीजें मिली। लेकिन ये बात तो है कि उस समय के लोगों में ना साक्षरता दर काफी अधिक थी। उस जमाने में भी बाट हुआ करते थे, मतलब चीजों को तौलने का जमाना था, तौल करके वो करते थे काम। और जो बाट होते थे ना, एक चर्ट नाम का पत्थर होता, चट्टानी पत्थर होता है एक तरह का, उसको एक निश्चित निशान लगाकर, निशान से रहित रहता था, घनाकार होता था वो, मतलब निशान नहीं लगे थे। और ये ना एक खास तरह का मानदंड उपयोग करते, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह के द्विधारी मानदंड यूज करते थे। और दशमलव प्रणाली का भी अनुसरण करते थे। मतलब इससे तो लगता है कि वो काफी साक्षर लोग थे। और अगर सत्ता की बात करें तो इससे लगता है कि वहाँ पे जटिल फैसले लेने के लिए ना, कोई ऊंचा फैसला लेने के लिए वहाँ पे बड़े लोग या पुरोहित लोग हुआ करते थे शायद, ठीक है। और उन्होंने मोहनजोदड़ो में ना एक भवन मिला, विशाल भवन, इसे प्रासाद कहा है उन्होंने। वैसे तो यहाँ कोई खास ऐसी भव्य वस्तु नहीं मिली है। और वहाँ एक मूर्ति मिली है, ठीक है, एक मूर्ति मिली है। तो पुरातत्वविदों ने उसको पुरोहित राजा नाम दे दिया, पुरोहित राजा, क्योंकि उस समय जो है हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, तो शायद इसीलिए हो सकता है उन्होंने ये सिंधु क्षेत्र में भी ये बात लाई हो। इसीलिए पुरातत्वविदों ने क्या किया, पुरोहित राजा का नाम दे दिया। हालांकि इसमें अलग अलग राय है कि उस समय शासक होते थे या नहीं होते थे। कुछ लोग कहते हैं कि शासक होते थे, क्योंकि सब जगह जो जिस तरह से घर बनाया गया है, जिस तरह से चीजें पाई गई है, उससे लगता है किसी बड़े व्यक्ति ने, ओहदे वाले व्यक्ति ने इस सब कामों पर ध्यान दिया होगा, तो शायद ये राजा या शासक होते ही होंगे। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, शासक नहीं थे, यहाँ कोई भी शासक नहीं था। और जैसे मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है ना, वहाँ पे सभी लोगों की जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति समान थी, ऊंचा नीचे का भेदभाव नहीं था वहाँ पे। राजा